Welcome to Global E-Learning Platform. Now today we are going to discuss about impulse or simply as impulsive force. जैसा कि आप एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि एक बॉल है, उसको आपने कैच करना है। तो आप कैच करते टाइम अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके आते हो और नीचे की तरफ मूव करवाते हो। देन यहाँ पर कंसेप्ट है वो इम्पल्स का स्टार्ट होता है। जैसे कि इम्पल्सिव फोर्स है ना, वो एक स्मॉल इंटरवल के अंदर एक लार्ज अमाउंट की फोर्स है वो लग रही है, वो इम्पल्सिव फोर्स है। तो इसकी लिमिट है ना, वो सबसे पहले 0 से मैक्सिमम होगी, देन मैक्सिमम टू 0 ऐसे अप्रोच करेगी। तो डेफिनेशन देखें, व्हेन ए लार्ज फोर्स वर्क on a body for a very small interval time interval, it is called impulsive force. And impulsive force do not remain constant but change first from 0 to maximum and then from maximum to 0. In such a case we measure the total effect of force. तो इस केस के अंदर हम जो टोटल इफेक्ट है फोर्स का, उसको अगर मेजर करते हैं तो वो कौन सी फोर्स का है? इम्पल्सिव फोर्स का। नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए आप, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स जनरली क्या है कि फोर्स का टोटल इफेक्ट है, जो टोटल प्रभाव है वो कितना पड़ा, उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, यानी कि टाइम इंट्रोड्यूस किया हमने कि फोर्स लग रही है एफ और टाइम कितना है dt, और ये टाइम कहाँ से t1 से t2 तक स्टार्ट हुआ और टोटल इफेक्ट को आप क्या बोलोगे? इम्पल्सिव फोर्स। नाउ इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2। इनिशियल टाइम कितना है? t1 है, फाइनल टाइम t2, फोर्स लगी f टोटल, बट कितने टाइम के लिए? t1 से t2। तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें टोटल इफेक्ट है वो उसका मिल जाएगा। नाउ फोर्थ, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इम्पल्स की। यानी कि सिंपली आप इम्पल्स को क्या ले सकते हो? फोर्स इनटू टाइम। तो सिंपली आपने अगर डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट वगैरह कंसीडर करना है तो इम्पल्स के लिए कैसा फॉर्मूला लगेगा? फोर्स इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला mL/t-1, ठीक है। नाउ न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट होगा, डाइन सेकेंड सीजीएस के अंदर यूनिट होगा। तो फोर्स टाइम अगर ग्राफ प्लॉट करें, द इम्पल्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, यानी कि फोर्स और टाइम के अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट करो। जैसे कि हमने एक्स एक्सिस में लिया टाइम और ये लिया फोर्स। जैसे कि फोर्स है वो ऐसे लग रही है, फोर्स इंटू फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है। तो इसके अंदर जो एरिया आएगा ना, जो एरिया होगा वो क्या मेजर करेगा? इम्पल्सिव फोर्स को मेजर करेगा। If we plot a graph between force and time, the area under curve and the time axis given the value of impulse, यानी कि impulse है वो क्या होगा? एरिया बिटवीन कर्व एंड टाइम इंटरवल, यानी कि ट्रेंगल बनी, एक ट्रेंगल का एरिया कितना? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ ऑफ एफ इंटू टी। नाउ एट्थ पॉइंट देखिए आप, इफ एवरेज फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है, देन उसके लिए क्या है? इम्पल्स विच इज इक्वल टू t1 टू t2 इंटू एफ डी टी, और एफ क्या लिया आपने? एवरेज ली, t1 टू t2 dt और एफ एवरेज इंटू dt। सिंपली वेरी सा सिंपल सा ये फॉर्म है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ हमें कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी कि एफ इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ये कंसेप्ट भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि इम्पल्स आपके पास क्या आया? t1 टू t2 f इंटू dt, ठीक है। और यहां पर साथ में इम्पल्स आपके पास आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 माइनस p1, यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ वो भी इम्पल्स है। फोर्स जो इंटरवल कितने इंटरवल के लिए लग रही है उसका टोटल इफेक्ट वो भी इम्पल्स है। तो t1 टू t2 f dt जो कि इक्वल होगा p1 टू p2 dp, एंड इम्पल्स होगा वो होगा p2 माइनस p1, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बॉडी का कितना चेंज हुआ वो क्या है? इम्पल्स आपके पास। द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट इज नॉन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इस थ्योरम को क्या कंसीडर करते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नाउ टेंथ एग्जाम्पल क्या है? हिटिंग, किकिंग, कैचिंग, जंपिंग, डाइविंग, कोलिजन, ये एक्सेट्रा एग्जाम्पल है इम्पल्सिव फोर्स के। तो अगर इन ऑल दिस केस इम्पल्सिव एक्ट, देन आई इज इक्वल टू एफ डी टी, एफ एवरेज इंटू डी टी, डी पी क्या रहेगा? चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा इसके अंदर? कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट dt इज इंक्रीज, एवरेज फोर्स इज डिक्रीज। अगर टाइम तभी तो जैसे बॉल है उसको कैच करना है, आप उसका टाइम बढ़ा रहे हो, ठीक है,
टाइम बढ़ाने से फोर्स का इफेक्ट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपली आप ऐसे हाथ करके खड़े हो गए, बॉल आएगी, आपको क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी ना। उसके लिए आप क्या करते हो, अपने हाथों को नीचे लेके आते हो, यानी कि जो फोर्स लग रही थी उसका टाइम आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फोर्स का टाइम बढ़ा दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि सो इफ टाइम कॉन्टैक्ट डेल्टा टी इज इंक्रीज, अगर टाइम इंक्रीज कर दिया, एवरेज फोर्स इज डिक्रीज, फोर्स क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, एंड वॉइस वर्सा। एंड इन हिटिंग और किकिंग ए बॉल वी डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सो दैट लार्ज फोर्स एक्ट ऑन द बॉल प्रोड्यूसिंग ग्रेटर एक्सेलरेशन। यानी कि अगर बॉल को या फिर किक करना है तो उसके आप थोड़े इंटरवल के अंदर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका इफेक्ट है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, in catching a ball, a player by drawing his hand backward increase the time of contact and so lesser force act on his hand and his hand are saved from getting hurt। ये एग्जांपल मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। इन जंपिंग ऑन ए सैंड, अब आप ना जंप कीजिए, कोई मिट्टी है उसके ऊपर, जैसे कि अगर आप उसके ऊपर जंप करोगे तो आप में क्या होगा कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सैंड की केस में, ठीक है। अगर वो मिट्टी काफ़ी सॉलिड है देन आपको क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। एक फर्श वगैरह पे जंप करना और एक सिंपली सैंड के ऊपर जंप करना, दोनों में डिफरेंस है। सैंड के ऊपर आपको कोई भी किसी भी तरह का चोट नहीं लगेगी, बट जब आप फर्श पे जंप करते हो तो वहाँ पे आपका टाइम कॉन्टैक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहता है, कम रहता है, तो फोर्स आपको ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। नाउ सेम वे आप इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से पढ़िए कि इंपल्सिव फोर्स क्या है, इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट को समझिए। कोई डाउट है तो मुझको इस डाउट के अंदर मैसेज सेंड कीजिए। थैंक यू।